हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि CMA ED के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहला है अस्थायी अग्रिम। अस्थायी अग्रिम ट्रेजरी चालान, संपत्ति देयताएं, निर्गत दर, प्रशासनिक अनुमोदन, पुनरीक्षित आकलन, एक मुश्त दर, पेशगी धनराशि। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक एक के विषय में। तो अस्थायी अग्रिम क्या होता है? तो पारित किए गए कुछ विशेष बिलों का भुगतान करने के लिए किसी कर्मचारी को जो अग्रिम धन दिया जाता है उसे अस्थायी अग्रदाय का धन कहते हैं। यानी कि जो काम करने से पहले जो आप पैसा देते हैं उसे अस्थायी कहने का मतलब ये एक बयाना जिसे हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं। अस्थायी अग्रदाय में बिलों के भुगतान के लिए इस पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है, जबकि अस्थायी अग्रदाय से पूर्व स्वीकृत बिलों का ही भुगतान होता है। यही दोनों में मूल अंतर है। अस्थायी अग्रिम क्या होता है? छोटे मोटे भुगतान एवं विभिन्न खुदरा खरीद के लिए किसी विशेष सरकारी कर्मचारी जो कि एक निर्धारित धनराशि अस्थायी तौर पर पेशगी के रूप में स्वीकृत की जाती है उसे अस्थायी अग्रदाय कहते हैं। उस कर्मचारी के पास स्वीकृत धनराशि रोकड़ अथवा भुगतान के वाउचरों के रूप में सदा बनी रहती है। वाउचरों को लेखे सहित वितरित अधिकारी को पेश करने पर खर्च की गई राशि उसे नकद या चेक द्वारा पुनः प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अग्रदाय की निर्धारित राशि उसके पास सदा बनी रहती है। अगला है ट्रेजरी चालान। तो ट्रेजरी चालान क्या होता है? ट्रेजरी बैंक में सरकारी धन जमा करने के लिए एक प्रपत्र भरना होता है। इस प्रपत्र को ट्रेजरी चालान कहते हैं। ट्रेजरी चालान 2 प्रतियों में भरकर धन के साथ ट्रेजर बैंक में प्रस्तुत किया जाता है। अपने रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि कर बैंक दूसरी प्रति ट्रेजरी को भेजता है। ट्रेजरी में इस चालान के आधार पर धनराशि संबंधित खाते में दिखा दी जाती है। अगला है संपत्ति। संपत्ति क्या होता है? किसी समय भंडार में उपलब्ध सामग्री जिसका क्रय मूल्य चुका दिया जाता है भंडार की परिसंपत्ति कहलाता है। परिसम्य में विभाग की भूमि, भवन, सामान, मशीनें इत्यादि जिनका स्पष्ट रूप से स्वामी है की लागत भी गणना की जाती है। देयताएं, लायबिलिटीज़, किसी समय पर भंडार में उपलब्ध सामान जिनका भुगतान देय है भंडार की देनदारी कहा जाता है उसे। यदि विभाग के सप्लायर को कोई वैध भुगतान करना है तो वह विभाग की देनदारी के अंतर्गत आता है। निर्गत दर। निर्गत दर क्या होता है? भंडार से जिस दर पर कोई सामान किसी कार्य के लिए निर्गत किया जाता है उस दर को निर्गत दर कहते हैं। निर्गत दर निर्धारित समय के लिए निम्नलिखित व्यय जोड़ दिए जाते हैं। निर्गत दर में सामान का मूल्य, भंडार तक ढुलाई, भंडार व्यय तीनों को ऐड करके निर्गत दर लिखा जाता है। चलिए देखते हैं कि प्रशासनिक अनुमोदन क्या होता है। यानी कि किसी कार्य के प्रस्ताव की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रशासनिक अनुमोदन कहलाती है। यह स्वीकृति उस विभाग का प्रशासनिक अधिकारी देता है जो विभाग इस कार्य का प्रस्ताव करता है। जब किसी विभाग को कोई निर्माण कार्य कराना होता है तो उस विभाग का स्थानीय अधिकारी सार्वजनिक निर्माण में प्रतिभाग से प्राप्त स्थूल अनुमानित लागत एवं ड्राइंग के आधार पर अपने विभाग के सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करता है। इंजीनियरिंग विभाग अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति स्वयं प्रदान करते हैं।
आकलन रिवाइज्ड एस्टीमेट। जब सामग्री अथवा मजदूरी की दरों में वृद्धि हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से निर्माण की मूल आकलन लागत 5% से अधिक बढ़ जाने की संभावना हो जाए तो संशोधित या पुनरीक्षित आकलन बनाया जाता है और पुनः स्वीकृति प्राप्त करी जाती है। पुनरीक्षित आकलन में प्रत्येक मद के लिए मूल तथा संशोधित व्यय का तुलनात्मक विवरण दिया जाता है और अंतर का कारण स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। अगला है हम लोगों के पास एक मुश्त दर। इस ठेके में ठेकेदार निर्माण कार्य को ड्राइंग एवं विशिष्टियों के अनुसार नियत समय में एक निश्चित धनराशि में पूर्ण करने का ठेका लेता है। ठेका अनुबंध में संपूर्ण कार्य से संबंधित विस्तृत विशिष्टियों, योजना तथा रेखाचित्र, 10% जमानती राशि, जुर्माना तथा कार्य प्रगति संबंधित अन्य शर्तों का उल्लेख होता है। यह ठेका केवल छोटे कार्यों अथवा ऐसे कार्यों के लिए जहां पर मदों के परिमाण की गणना संभव ना हो, केवल ऐसे कार्यों के लिए ही किया जाता है। इस ठेके में लचीलापन नहीं रहता है। अगला है टॉपिक पेशगी धनराशि। यह राशि टेंडर देने वाले प्रत्येक ठेकेदार से ली जाती है तथा जो ठेकेदार यह राशि जमा नहीं करते उनके टेंडरों पर विचार ही नहीं किया जाता है। धरोहर राशि टेंडर देने के समय एकमुश्त जमा करनी होती है। यह राशि ठेके की अनुशासित लागत का लगभग 2% होती है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।